और आज हम बात कर रहे हैं विटामिन्स के हवाले से, क्योंकि देखिए हम सब लोगों ने शशकों में हर चीज़ खरीद ली है। कोई बंदा बाहर जा रहा था, मुझसे कहते प्लीज़ मेरे कोलेजन खरीद के लाना, प्लीज़ मेरे में विटामिन ई लेकर आ जाना, मेरी स्किन के लिए अच्छी है। तो मेरे अच्छा ये वाले मल्टीविटामिन ये भी अच्छे हैं, तुम्हारा किससे अच्छे हुए थे? अच्छा इससे हुए थे तुम्हारी, ये मेरे लिए भी ये चीज़ें लेकर आ जाना। मतलब हम सब चीज़ें मंगवा तो लेते हैं, फिर वो जैसे हम खाने पीने की टाइमिंग के हवाले से बात कर रहे थे, तो वो टाइमिंग आपके अच्छी नहीं। हमने आयरन की बात कर ली, आयरन की हमने बात कर ली कि हमने उसको कैल्शियम के साथ नहीं लेना है, उसको हमने विटामिन सी के साथ लेना है। ऐसे विटामिन ई भी है, मैग्नीशियम, ग्लाइसिनाइड। आजकल तो भाई हर बंदा बात कर रहा है मैग्नीशियम के वाले से कि मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम लो, मैग्नीशियम। मैग्नीशियम से भी ज़्यादा जो आजकल सबसे ऊपर टॉप है वो है कोलेजन। छोटी बच्चियां जो कि 15 साल की हैं वो भी कहती हैं हमें कोलेजन चाहिए। तो पहले तो बच्चों आपके लिए है नहीं, मैं इनसे पूछूंगी जो मेरे साथ डॉक्टर्स मौजूद हैं, और ये भी पूछना चाहूँगी कि ये जो कोलेजन खाने से वाकई काम करता है, जो हम दवाइयाँ खा रहे हैं, या कुछ और चीज़ें भी हो सकती हैं कोलेजन के वाले से? डॉक्टर साहब आपसे शुरू करें, पहले एस्ट्रोजन वाली बात करते हैं। अब ये जो इनकी कॉल आई थी 43, अच्छा बाज़ दफ़ा ये होता है कि 40s के बाद आप पेरीमेनोपॉज में एंटर हो गए ना, तो आपकी सारी लैब सही हैं, आपको आपके आयरन भी सही है, T3 TSH भी सही है, विटामिन डी भी सही है, ऑल द थिंग्स आर इन द पैरामीटर्स। लेकिन बाज़ दफ़ा ये होता है कि आपके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। तो समटाइम्स सिर्फ हम ईस्ट्रोजन अगर सही कर लेते हैं और ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का रेशो सही कर लेते हैं, तो हमारी ये सारी चीज़ें जो इनको हो रही थी वो सही हो जाती हैं। ठीक है, ठीक है, अगर आपको कोई इशू नहीं है। जी। तो अगर आपको ऐसा लगे कि सारे विटामिन सब कुछ लेने के बाद वो विद इन द पैरामीटर्स हैं, आप अपना ईस्ट्रोजन लेवल ज़रूर चेक करवाएं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन को बैलेंस करें। बैलेंस करने के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं। आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, अच्छे एंडोक्राइनोलॉजिस्ट को दिखा लीजिए, फैमिली फिजिशियंस को दिखा लें। वो आपका जो है आपको टैबलेट ऐसी देंगे कि वो आपके बैलेंस होना शुरू हो जाएंगे। अच्छा, उससे ताल्लुक़ ये नहीं होता मदिया, वो कहते हैं कि ना मुझे तो जो है वो हार्मोन्स की मेडिसिन दे दी उन्होंने, मुझे पीरियड्स का कोई इशू नहीं है। वो हार्मोन्स की मेडिसिन ही आपके लिए सही है, क्योंकि वो आपके पीरियड्स को रेगुलर करेंगी। जब वो रेगुलर होंगे तो आपका ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन खुद ब खुद बैलेंस होना शुरू होगा। तो सम टाइम्स जो है ज़ाहिर बात है किसी कंसल्टेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करें। आप खुद ये अंडरस्टैंड करने की बात है कि मुझे जो चीज़ दी गई है उस वक्त जो मेरे हार्मोन्स डिस्टर्ब हैं उसकी वजह से दी गई है, ताकि वो बैलेंस हो। और जब वो बैलेंस हो जाते हैं तो ये फटीग, मूड स्विंग्स और ये सारी चीज़ें खुद ब खुद सही होना शुरू हो जाती हैं। तो ट्रस्ट योर फिजिशियन, आप जो बता रहे हैं वो ऐसे ही इस्तेमाल कीजिए, ताकि हार्मोन्स को जितना आप लंबा जो है वो बैलेंस रख सकते हैं आप रखें, ताकि आप इजीली मेनोपॉज में एंटर हो सकें। सही, हाँ, क्योंकि देखिए ये भी बड़ा ज़रूरी है कि आपको यू नीड टू प्लान योर मेनोपॉज एज वेल। हाँ, हम आगे जाके वैसे शो करेंगे इस पे भी कि प्लान कैसे करना मेनोपॉज का। हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, रुबीना। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। मैंने डॉक्टर साहब से बात करनी है। मेरे पास जनाब 4 डॉक्टर्स हैं, बताएं। चलो आप ये जो डॉक्टर साहब बाद में आई है ना, जी। अच्छा मैं देख रही थी आपका प्रोग्राम, हमारी लाइट बंद हो गई है। कोई बात नहीं। आप कोई भी आपका सवाल हो, मेरी चारों इसलिए मैं पैनल लेके बैठी हूँ, सब आपको जवाब दे सकती हैं। बताएं, सवाल बताएं। हाँ जी, मुझे ना जोड़ों का मसला है, घुटनों में दर्द रहती है, मोरों में दर्द है, और हाथ पैर सुन्न हो जाते हैं, और ब्लड प्रेशर मेरा हाई हो जाता है, मुझसे चला नहीं जाता। एज बताइए। तो आपकी एज क्या है रुबीना? आपकी एज क्या है? 4 साल तकरीबन। अनिमी जान, आप सॉरी, आपकी एज क्या है? 60 साल। मेरी एज तकरीबन 4 साल है और नाम रुबीना है, और मैं सरगोदा से बात कर रही हूँ। और ठीक है, 60। हाँ, मुझे 4 सुनाई दे रहा है। ठीक है जी, ओके, ठीक है रुबीना जी, ठीक है। हमने सुनी। अच्छा, ये एग्जैक्टली वही जो हम अभी बात भी कर रहे थे, पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की, और जेस्टेशन लेवल की बात कर रहे थे। बिल्कुल, लेकिन इनके उसमें क्लियर कट जो लग रहा है कि ये बीपी की भी पेशेंट है, डेफिनेटली इनका यूरिया, क्रेटिनिन और यूरिक एसिड जो है वो चेक कराना ज़रूरी है। ठीक है, और समटाइम्स व्हेन यू हिट योर 50s और 60 तो उसमें तो एस्ट्रोजन तेजी से ड्रॉप होता है। अब जब ड्रॉप होता है तो वो आपको थायराइड के भी जो है वो दे रहा होता है। ठीक है, तो T3 T4 TSH पूरा थायराइड पैनल, रिवर्स T3, ये सब कराना इनको ज़रूरी है, इंक्लूडिंग यूरिक एसिड। अगर यूरिक एसिड डेफिनेटली इनका हाई होगा, एंड क्रेटिनिन ऑल्सो। ये जो इनको सारी साइन सिम्टम्स हैं वो कराना ज़रूरी है, और विटामिन डी और B12 को बैलेंस रखना जरूरी है। सही डॉक्टर साहब, आपको ऑस्टियोपोरोसिस, हाँ, इट कुड बी डेफिनेटली मेनोपॉज हो चुका है, ऑस्टियोपोरोसिस है, जब भी घुटनों में दर्द है। ठीक है, अब ऑस्टियोपोरोसिस के साथ मेजॉरिटी पेशेंट को ऑस्टियोआर्थराइटिस भी होता है। ठीक है, तो इसलिए इनको एक्सरे तो जरूर कराएं अपने नी का ना, बोथ नीज का एक्सरे कराएं, फिर डॉक्टर से मशवरा करें कि अगर है इनका, लेट्स सपोज अगर इनका विटामिन, हम बेसिकली डेक्सा स्कैन कराते हैं इस एज में, ठीक है, जिसमें हमें पता चलता
होता है कि ऑस्टियोपोरोसिस किस लेवल पर है, और फिर उसके बाद उसकी बाकायदा थेरेपी होती है। ठीक है, वो थेरेपी पेशेंट को दी जाती है जिसमें वंस वीकली हम टैबलेट देते हैं, अर्ली मॉर्निंग खानी होती है, तो उससे जो है ये ऑस्टियोपोरोसिस रुक जाता है वहीं पे, अब तो मजीद नहीं बढ़ता। डॉक्टर साहब मेरी दोस्त है who's not even 40, तो उसने अपनी वो नी का उस दिन वो इंजेक्शन लगवाया क्योंकि उसकी नी का प्रॉब्लम हो गया था। तो मैं ये सोची थी कि अभी 40 पे हिट नहीं किया, और पहले एक चीज हम सुनते थे कि जी 50 के बाद आपकी चीजें घुटनों का दर्द आपको होगा। ऑस्टियोपोरोसिस के और भी रीजंस होते हैं, नॉट ओनली कि एस्ट्रोजन कम हुआ है, आपकी जो है वो डिपेंडिंग होता है कि बैरिटी कैसी है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, और आपका जो है वेट कितना है, आपका खाना पीना। प्रोसेस फूड खाने वालों का, अब आप 30 साल के बच्चे से सुनते हैं कि उसके क्रैपेटस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आपकी बॉडी काफी ज्यादा डेफिशिएंसी से गुजरी तो बाद में आपने चाहे जितनी मर्जी अच्छी खुराकें खाई हो तो वो कॉम्पेंसेशन हो जाती है कि नहीं? नहीं, प्रेगनेंसी में तो बच्चे को भी तो बहुत कुछ चाहिए। आपके आपकी बच्चे की हड्डियां डेफिशिएंसी आपसे तो बनी। अच्छा मदिया, इसमें पता है क्या होता है, हमारे यहाँ सबसे बड़ा एक बहुत अक्लमंदी जो हमारी खवातीन करती हैं, डिलीवरी के बाद वो सप्लीमेंट्स बंद कर देती हैं। बिल्कुल ऐसा ही कम से कम 3 महीने, और इफ यू आर ब्रेस्ट फीडिंग तो आप 6 महीने तो कैल्शियम लें। आपका सारा कैल्शियम बच्चे को जा रहा है, आप खुद, और दूध तो मना है लड़कियों को हमारे यहाँ, बिल्कुल कहीं लिख के पैदा होते ही बता दे जाते दूध नहीं पीना तुम लोगों ने। और दूध की क्वांटिटी, पेरेंट्स आते हैं कि जी सारा इतना दूध पिलाते हैं बच्चे को, बच्चा सिर्फ दूध पिलाओगे तो आयरन कहाँ जाएगा, उसका आयरन नहीं आएगा उसके अंदर। 250 ml डेली रिक्वायरमेंट नॉर्मल एक काफी है। डॉक्टर बचपन में ना क्योंकि मेरी हाइट लंबी थी ना, तो सब वो बच्चे जो माओ को होता था ना, तो वो कहते थे देखो मदिया बाजी को, देखो देखो कितनी लंबी दूध पीती है ना। और तो मेरे वाकई से दूध पीने का शौक था, मेरे बहन भाई पीते थे, पर उनकी ऑफ कोर्स खैर मेरी फैमिली में हाइट अच्छी है, बट स्टिल अब मुझसे दूध पिया नहीं जाता क्योंकि वो डाइट के चक्कर में ना अब वो मुझे हजम नहीं करता। अच्छा, मैं कहीं पढ़ भी रही थी कि एक सर्टेन लेवल एज के बाद खवातीन पे दूध इतना काम नहीं करता जितना दही काम करती है। इज इट ट्रू? तो कैल्शियम का आपका इंटेक है ना, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज हो जाते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रॉब्लम हो जाता है। मैंने आपसे कहा कि मीनोपॉज के बाद या पेरीमीनोपॉजल टाइम में डाइजेस्टिव सिस्टम स्लो हो जाता है, हर चीज आपकी देर से एब्जॉर्ब हो रही है। तो जैसे आपकी पर्सनली डाइट थी, एक कीटो डाइट थी, तो मैंने कीटो डाइट बहुत लंबे अर्सा अपनी शादी से पहले मैंने की, शादी के बाद बच्चे से पहले भी की। उसमें तो आपने दूध नहीं लेना होता, फिर तो मेरी बॉडी ने कहा दूध, मैंने कहा वो ये कौन नामहरम आ गया। डेफिशिएंसी तो आपकी डेफिनेटली होगी ना। विटामिन डी है, अंडे, वो डेयरी प्रोडक्ट्स कहते हैं कि अगर आप एक सर्टेन क्वांटिटी में लें, इसमें देखें सबसे एक सिंपल सा फॉर्मूला है, आपकी एक कलरफुल वेरिड फूड प्लेट जो है वो उससे बेहतर है कि आपका कबर्ड मल्टीविटामिन से भरा हुआ। आप हर चीज़ लें। अल्लाह मियां ने, जो हमने शुरू में भी बात की थी कि मौसमी फल है, सर्दियों में कीनो नहीं देते, बच्चों को गला खराब हो जाएगा। सबसे ज्यादा विटामिन सी चाहिए होता है, और उससे अच्छा गावा है, उससे सबसे अच्छा गावा है, कीनो से ज्यादा गावा में आपका जो है वो करते ही नहीं ना, लिफ्ट ही नहीं कराते, सारे बच्चों को उसे डेफिशिएंट रखते हैं बेचारों को। और वो यही होता है कि जी उसके बावजूद हर रोज गले खराब हो रहे होते हैं और तबीयतें खराब। मतलब हमें वो उसके कीड़ों से इतना डर लगता है कि हम अपने दिमाग के कीड़ों का इलाज नहीं कराते, हम वो अमरूद के कीड़ों से डर जाते हैं। मतलब निकाल सकते हैं, वो तो दिमाग की कीड़ा निकाल चाय आ जाती है, चाय में टैनिन्स हैं, टैनिन्स कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने देते। हमारे यहाँ चाय का जो सिस्टम है वो कुछ भी एब्जॉर्ब नहीं होने देता ना, हर खाने के बाद चाय। कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आमना कैसी हैं आप? ठीक हैं जी? ठीक, आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक। गला ठीक है आमना? गला मेरा शुरू से ही ऐसे है। कोई बात नहीं, बहुत प्यारी आवाज है। बताइए क्या पूछना चाहेंगी? मैंने ये पूछना है कि मेरे हाथ बहुत कांपते हैं। अच्छा हाँ, ठीक है। और मैं कच्चे चावल बहुत खाती हूँ। कच्चे चावल बहुत खाती हैं? पीका। ओके ओके ओके। और आपकी एज क्या है आमना? 22। ठीक है ना, बस शी इज क्वाइट यंग। प्लीज इसका कोई हाल बता दें। हाथ कांपते हैं कच्चे चावल सबसे पहले जो सीबीसी करवाएं, अपना हीमोग्लोबिन करवाएं, और इसके अलावा जो है वो साथ B12 भी करा लें, क्योंकि अच्छा आयरन कम होना खाली अकेला काफी नहीं होता, क्यों कम है वो भी देखना होता है। डॉक्टर साहब थायराइड का टेस्ट भी करा रहे हैं। पीका का मतलब ये होता है कि जब खून की डेफिशिएंसी होती है, आयरन डेफिशिएंसी, तो उसमें ये होता है कुछ बच्चे जैसे बर्फ, अगर आपको अचानक पता चले ना कि बर्फ खाना उन्होंने शुरू कर दिया है, कुछ पेंसिल की नोक खाते हैं, कुछ कच्ची मिट्टी खाते हैं, कुछ खवातीन आपने देखी होंगी कच्चे चावल जैसे ये खा रही हैं, तो ऐसी अनयूजुअल चीजें। गांव की खवातीन मुल्तानी मिट्टी खाती है। नॉन एडिबल की आपकी क्रेविंग्स होती है, क्रेविंग्स डेफिशिएंसी आपको क्रेव करती है कि आप नॉन एडिबल आइटम्स, तो इसको पीका बच्चे दीवारें चाट रहे हैं, चूना चाट रहे हैं, चौक खा रहे हैं, कोई भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं, तो ये सबसे पहले तो आयरन डेफिशिएंसी इसमें से एक्सक्लूड। और इन्होंने साथ में हाथ कांपने का भी बोला है, तो ठीक है, B12 भी करा लें, थायराइड का TSH का टेस्ट भी करा लें, खुराक को बेहतर करें। जब इनके आयरन लेवल्स बेहतर होंगे ना तो बहुत फ़र्क पड़ जाएगा, और ये खून की कमी
का ताल्लुक भी बहुत ज़्यादा चाय पीने से भी होता है, बिकॉज जो भी खुराक ले रहे हैं, और उसमें ये कि कुछ लोग रोटी भी चाय में डबो डबो के खा रहे हैं। लोग बच्चों को नाश्ता देते टैनिन्स मौजूद हैं, टैनिन्स जो चाय के अंदर मौजूद हैं वो खून वो कुछ भी नहीं है, वो मैं क्या कहते हैं बनने देंगे। बुरी बात है, मैं आपसे पूछ रही हूँ, लेकिन ना कभी वो अच्छा खस्ता सा पराठा अगर आपने मीठी चाय में डुबो के खाया ना तो बड़ा मजा आता है। अरे बहुत मजे का, लेकिन नहीं खाना, डॉक्टर साहब कह रही नहीं खाना। अगर आपका बच्चों को बनने नहीं देना, बच्चों का नाश्ता ही चाय से होता है। इन अ मंथ और 15 डेज पे अगर आप खा रहे हैं एंजॉयमेंट के लिए खाएं, आप कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन देखिए वो खाने के बाद आप 2 घंटे के बाद एक सेब खा लीजिए, अनार खा, जो भी जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा जो भी मौसम का फल है, वो ऐसा नहीं है कि आप अगर एक दफा खा रहे हैं, हफ्ते में एक दफा खा रहे हैं। बाज लोग सिर्फ संडे टू संडे चाय पराठा का नाश्ता करते हैं, लेकिन अपनी डाइट का ख्याल रखते हैं। अब तो पूरा हफ्ते जो है वो फल खाते हैं, सही है, ऐसा नहीं है कि लोग ख्याल नहीं करते हैं ना, तो चाय के ढाबे बैठ के मंगवाए भी पराठा ले आओ, भी वो वाला लच्छे वाला जो पराठा है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मलिया हमारे तो आंख नहीं खुलती ना चाय के बगैर। बिल्कुल ऐसा तो है, ये भी हमने एक हैबिट बना ली है। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है। हमारी आंख ही नहीं खुलेगी, हमारा दिमाग ही काम नहीं करेगा। एक चाय हम घर से पी के जाएंगे, फिर हम ऑफिस में बैठ के और कप पिएंगे, वो फिर हमें चस्का है मेरे ख्याल से, वो फिर दिमाग चलेगा, प्रोसेस होगा। अच्छा, ये मुझे लगता है कि बहुत हद तक ये नफसियाती भी है हमारा, क्योंकि हमने कहा है कि अगर ये नहीं मिलेगा ना, बिल्कुल वही मोहब्बत वाली बात कि आपको लगता है कि अगर ये शख्स, ये खातून मुझे नहीं मिली, ये शख्स मुझे नहीं मिला, तो मैं जिंदगी कैसे गुजारूंगा। फिर जब वो आपको मिल जाता है, फिर आप कहते हैं यार मैं जिंदगी कैसे गुजारूं, तो इसके साथ कैसे कुछ खाने एग्जैक्टली ऐसे होते हैं। तो आपको बहुत देख बूझ के अपनी नफसियात और अपने दिल के दरमियान में फैसला आपको करना है। डॉक्टर साहब, ये जो कोलेजन, एवरीबॉडी वांट्स टू हैव द गुड कोलेजन, और मैं देखती हूँ कि कोलेजन की हवाले से बड़ी अच्छी गमीज भी आ रही है, पता नहीं कौन कौन सी दवाइयाँ आ रही हैं, हर नस्ल की, हर शेप की आ रही है। ये कोलेजन दवाइयों की सूरत में ज्यादा अच्छा है या किसी और सूरत में यखनी वाला पी ले तो ज्यादा बेहतर है? देखिए, कोलेजन खाने से कभी भी कोई फायदा नहीं होगा, वेस्ट ऑफ मनी है। ये आप चारों डॉक्टर्स इस बात एग्जैक्टली बिल्कुल। तो वो जो 8,000 की वो मेरी बाजी ने भी गोलियां खरीदी हैं, कुछ नहीं उठा के फेंक दें डस्टबिन में फेंक दें, किसी काम फेशियल करवा लेती हैं आप। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो किसी काम की नहीं। कोलेजन तब बनता है जब आपके जिस्म पे चोट लगती है। वही अल्लाह करे लोगों ने अपने आपको चुटकियां काटने शुरू की। मैं खुद अपने आप को छुप के चुटकी काटने वाली थी कि कोलेजन बने। कैसे डॉक्टर साहब, ये कैसे? कोलेजन कभी भी खाने से नहीं बनता। जितनी अल्लाह ताला ने आपके जिस्म में कोलेजन बनाया है, वो एक सर्टेन एज तक कोलेजन बनता रहता है। उसके बाद वो कौन सी एज है? वो एज जब आप 30s क्रॉस कर जाते हैं, कोलेजन बनना बंद हो जाता है। आपकी बॉडी कोलेजन प्रोड्यूस नहीं करती। उसके बाद सैगिंग आना शुरू हो जाती है, स्किन ढीली पड़ना शुरू हो जाती है, और पोस्चर्स भी कुछ ऐसे होते हैं कि हम लेट के मोबाइल यूज़ कर रहे होते तो ये डबल चिन होना, ये तमाम चीज़ें उसकी वजह से होती हैं। तो प्लीज़ खुदारा ख़वातीन कोलेजन खाना छोड़ दें। कोलेजन खाने का तो फिर कोलेजन फिर क्या करें? देखिए, जो अभी जो यहाँ पे शॉर्ट्स और दूध और सारे मौजूद हैं, पाउडर इन एनी फॉर्म, स्पेशली गमीज, आई एम वेरी अगेंस्ट द गमीज। वो आपके सिर्फ टूथ एंड एमल को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है ना, बच्चों को दें ना बड़े खाएं। आप जो पाउडर फॉर्म में आते हैं, जो आप लिक्विड शॉट्स हैं, देखिए वो कुछ भी नहीं करते। हल्की सी अगर आपको हाइड्रेशन मिल जाए या थोड़ी बहुत आपके फेस पे शाइन आ जाए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता। ना वो आपकी हड्डियों में जा रहे हैं, ना वो आपकी स्किन को अच्छा कर रहे हैं, ना वो आपके बालों को अच्छा कर रहे हैं। आपका पेट खराब हो रहा है, आपके किडनी को जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, आपके लिवर को कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, और पेट अलहदा ख़राब कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर साहिबा ने कहा। तो वो होता है क्या है कि आपके अंदर सारी चीज़ें सिर्फ गड़बड़ कर रहे हैं, आपके गैस्ट्रिक एसिड्स को, हर वो चीज़ जो आपकी हाजमे में मदद देती है उनको प्रॉब्लम कर रहे हैं। अल्टीमेटली जाकर लिवर डिस्टर्ब होता है, फिर उसके आगे किडनी है, वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। तो पहले तो इससे बचें, क्योंकि ये हाई मॉलिक्यूलर वेट जो है इस वक्त हैं और इनकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती गुर्दों से। आप ये समझिए बात, गुर्दों से इसकी एब्जॉर्प्शन नहीं होती है। अच्छा, अब दिल की तसल्ली को ख्याल अच्छा है गालिब, आप जो बोन ब्रॉथ होती है वो आप वो पी लीजिए, लेकिन सेम आपको उसके साथ भी ऊपर से विटामिन सी लेना ज़रूरी है, ताकि उसकी एब्जॉर्प्शन हो। जो नेचुरल चीजें वो नेचुरल है। देखिए क्यों नेचुरल है? अच्छा, विटामिन सी बहुत अच्छा डाकी है। मैं देख रही हूँ कि बड़ा अच्छा पोस्टमैन है। बहुत बच्चों को डाकी पोस्टमैन का पता भी नहीं होगा क्या है बच्चों में। जी जी। तो आप जब विटामिन सी लेना शुरू करते हैं, आप विटामिन डी का अच्छा ख्याल रखते हैं, तो जो आप बोन ब्रॉथ ले रहे हैं वो आपके ना सिर्फ हड्डियों में जाएगा, थोड़ा बहुत ही जाए, लेकिन वो 1 to 10% जाकर भी आपकी हड्डियों को सेव करेगा आफ्टर 30 ईयर्स। इसके साथ विटामिन सी के तौर पे हम क्या चीज ले सकते हैं? आप नींबू निचोड़ लीजिए। आप बोन ब्रॉथ ले रहे हैं, आप
एक आप जब लेमन निचोड़ के निहारी खाइए, खाते हैं, आपने नल्ली निहारी, उसमें उसमें लीमू लेमन डाल डालते के हैं। खाइए, तो ये पुराने जमाने के पुराने लोगों के ये अदरक तो डालते हैं वाओ। आप, उससे जाकर उसकी पाया के absorption होती ऊपर है। लीमू डाल के अच्छा, खाते हैं। अदरक में भी विटामिन सी है? विटामिन सी नहीं, लेकिन उसमें जो है अदरक में जो चीजें हैं वो Gastric थाइमोलॉल, enzymes हैं। अदरक थाइमोलॉल basically खाना हजम वो करता है। आपके हजम करता है, वो आपकी हड्डियों तक के ले जाने में बहुत हेल्पफुल होता है। वाओ। तो जो चीज़ आप खा रहे हैं उसको बैलेंस करें, और जो नेचुरल चीज़ है उसे नेचुरल पे रखें। अदर देन दैट कि आप ये नहीं खाते पीते तो आईवी इन्फ्यूजन ऑफ कोलेजन अवेलेबल है, वो आपके डायरेक्ट जो है वो ब्लड स्ट्रीम में जाकर हेल्प करते हैं, लेकिन उसके लिए भी सर्टेन फैक्टर्स हैं कि आपके किडनी का मैकेनिज्म सही होना चाहिए। हम एलएफटी करवाते हैं, आपके सारे किडनी के टेस्ट करवाए जाते हैं, देन आप आईवी इन्फ्यूजन ले सकते हैं, और इसी को कोलेजन बैंकिंग कहते हैं। एक कि आप बहुत अच्छा बोन ब्रॉथ लीजिए, और अगर आप बहुत ही मेनोपॉज हो गया आपको और आपकी हड्डियां काम करना छोड़ रही हैं तो टेक द आईवी कोलेजन, दैट्स इट। ये इसका जरा क्लिप निकाल के ना आप लोग खुद मुझे भेज दीजिएगा, क्योंकि अब मैं जब कभी ट्रैवल या कोई भी दोस्त, जितने भी लोग बाहर ट्रैवल करते हैं तो पीछे से घर वालों के मैसेजेस आते थे ना, कुछ दोस्तों के मैसेजेस आते हैं, प्लीज मेरे लिए जबरदस्त किस्म का कोलेजन लेकर आना, तो आप उनको फौरन ये वीडियो भेज दें। चीनी से भरा हुआ होता है ये वो। चार डॉक्टर्स, हाँ ये Yes. चार डॉक्टर्स भी आपको कह रही कि हमें कोलेजन माफिया वाले उठा लेंगे हम मैं तो रिकमेंड ही नहीं करती, मेरे पास कोई भी कंपनी के आते हैं, आई नेवर रिकमेंडेड। मैं कहती हूँ आप पैसे जमा कीजिए, गो फॉर द आईवी कोलेजन, बाल भी अच्छे होंगे, स्किन भी अच्छी होगी, हड्डियां भी बरकरार रहेंगी। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी बोन्स को सेव करें। बोन्स आपकी सेफ हैं, देन कम्स आपके बाल और आपकी स्किन। मगर पहले टेस्ट करवाना है। वो टेस्ट तो मस्त है ना, वो तो फिर आप इसीलिए अच्छा देखिए, हर कोई आईवी कोलेजन नहीं लगवा सकता, ये मैं आपको क्लियर करूं, ठीक है। आपको स्पेसिफिकली कंसल्टेंट के पास जाना जरूरी है, अपना पूरा प्रोफाइल चेक कराना जरूरी है, देन वी कैन गिव द आईवी, ठीक है। अब मैं बहुत सारे फेसबुक पेज पे जो हैं वो भरे हुए हैं, हमारे पास आईवी कोलेजन है, हमारे जो उसका कॉम्बो होता है ना, वो कॉम्बो हर किसी के लिए नहीं है, वो पेशेंट टू पेशेंट रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। और किसको उसके साथ विटामिन सी की कितनी डोज लगेगी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हमेशा अच्छे कंसल्टेंट को दिखाकर आईवी कोलेजन इन्फ्यूजन लें। कभी भी किसी से 2-4 हज़ार रुपये बचाने की खातिर आप रैंडमली फेसबुक के पेज से जो है ऑर्डर करके खुद ही आईवी इन्फ्यूजन लगाएंगे, अपना नुकसान खुद करेंगे। वाकई भाई, एक तो आज का हर एक को जो खुद से अपने आप को इंजेक्शन, एक जमाना था लोग हीरोइनचियों को देख रहे होते थे, वो अपने आप को इंजेक्शन ठोक रहे हैं, लेकिन आजकल जो लोग हैं ना वो और बहुत सारी चीजों को लेके सेल्फ मेडिकेशन में बहुत ज्यादा है। ओवर द काउंटर, और फिर जो हमारे जो शॉप्स में हैं जो बेसिकली फार्मासिस्ट नहीं है, उनसे बहुत मशवरा लिया जाता है, उन पर बहुत ट्रस्ट होता है कि ये तबीयत हो रही तो ये दवाई दे दो, और उनको जाहिर बात है जो प्रोडक्ट उनको बेचनी है वो उसी के लिए जमीन आसमान के कलाबे में लाते हैं। आपको सबसे पहले अपनी सेल्फ एवेल्यूएशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और ये आप खुद से नहीं कर सकते जब तक कि आप कंसल्ट ना करें। कोई भी जॉइंट पेन हो, जब तक कि आपका उसका फैसला ना हो जाए वो किस किस्म, क्योंकि आपको जॉइंट की डिजीजेस भी हैं बहुत सारी जो इसी तरह प्रेजेंट करती हैं, वो अगर इग्नोर हो जाएगी तो आपकी जॉइंट डिफॉर्मिटी जो हम बचा सकते थे प्रिवेंटिव दवाइयाँ देके, वो उस स्टेज पर चली जाती। घटिया का मर्ज है, बहुत कॉमन है। ऑस्टियोपोरोसिस और घटिया साथ ही चल रहे होते हैं, नहीं पता चलता। ऑस्टियोआर्थराइटिस भी साथ ही चल रहा होता है। तो जब तक आप एक सिंपल एग्जामिनेशन से समझ आ जाती है फिजिशियन को कि आपको कहाँ लेके जाना है, क्या करना है। हार्मोन्स की बात की, हार्मोन्स भी हर एक के लिए नहीं इंडिकेटेड होते। पहले होता था कि मेनोपॉजल है तो आपने हार्मोन स्टार्ट कर दिया, नहीं, अब उसके लिए भी क्राइटेरिया सेट किया जाता है। आपकी फैमिली हिस्ट्री, आपकी अपनी हिस्ट्री, आपकी कोमॉप्स, सबके साथ डिसाइड किया जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ किसी भी सिम्टम की ये देखी जाती है कि वो आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट कितना है उसका। आइदर यू नीड ट्रीटमेंट और नॉट। जैसे अब ये पेरीमेनोपॉज़ल वाला टाइम है, अगर पेशेंट इसको समझ ले और अपने आप को मैनेज कर ले, स्ट्रेस मैनेज कर ले, अपने सिम्टम्स को मैनेज कर ले, ये 2, 4, 6 महीने, साल निकाल ले, तो हर एक को HRCT की जरूरत भी नहीं भी होती। हाँ, जो पेशेंट आता है कि जी वो सिर्फ हॉट फ्लैशेस से ही इतना परेशान है कि उसकी लाइफ इम्पैक्ट हो रही है, तो उसको हार्मोन्स रिकमेंड किए जाते हैं। वो गायनेकोलॉजिस्ट या कोई फिजिशियन भी स्टार्ट कर सकता है। लेकिन ये वाली बात है कि हमें क्राइटेरिया सेट करना है कि किसको मेडिकेशन की जरूरत है और किसको नहीं है, और हर सिम्टम, हर चीज़ की वजह नहीं हो सकती। हमारे साथ कॉलर मौजूद है किश्वर जंग से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप ठीक हो किश्वर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था, तो आज बड़ी मुश्किल से कॉल मिली है। आए, जबरदस्त जबरदस्त, मुझे भी आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ जी बताइए, कैसे हेल्प कर सकते हैं हम आपकी? जी मेरे एक 2 सवाल है। एक ये कि जब मैं सो के उठती हूँ ना, मेरे हाथों और पैरों में दर्द होता है और रेड निशान पड़ जाते हैं। और क्या निशान पड़ जाते हैं? रेड रेड निशान पड़ जाते हैं जब सो के उठती हूँ ना, बस ये उसी वक्त होता है जब मैं सो के उठती हूँ। अच्छा। पैरों और हाथों में रेड निशान पड़ जाते हैं और दर्द होता है। अच्छा, और मेरी जान दूसरा सवाल क्या है आपका? और दूसरा सवाल ये है कि तेरे चेहरे का मसला है, मतलब बाल आ जाते हैं चेहरे पे बहुत ज्यादा। ओके ओके,
ठीक है मेरी जान जी। अच्छा आप ये बताओ, रेड निशान से आपकी क्या मुराद है? जिस्म पे, स्किन पे पड़ते हैं या आपके जोड़ रेड हो जाते हैं? रेड हो जाती है, रेड। उस पर खारिश होती है, इचिंग होती है उसमें? खारिश नहीं होती, ये सिर्फ उसी वक्त होता है जब मैं सो के उठती हूँ। और कितनी देर में वो चले जाते हैं? ये तकरीबन घंटे डेढ़ में चले जाते हैं। और वो बड़े बड़े निशान होते हैं, छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं? छोटे छोटे निशान होते हैं। अच्छा ठीक है। और इसके अलावा आपको कोई और मसला नहीं होता? नहीं, और नहीं होता। क्योंकि देखिए वो अगर पटीकी, जिस तरह ये बताना चाहिए, छोटे छोटे स्पॉट्स, इंसेक्ट बाइट हो सकती है, बेड बग्स हो सकती हैं जो रात को किसी चीज़ ने काटा तो सुबह उसका। आई अंडरस्टैंड दैट। वो मोस्टली जब आप सोकर उठते हैं तो ये Pressure चीज से। इनकी लाल हो रही होगी, ये लाल हो रही होगी। हाँ, प्रेशर। क्योंकि छोटे छोटे स्पॉट्स स्किन पे पड़ जाते हैं पूरे। लेकिन वो नहीं, स्पॉट्स वो रेड हो जाता है, स्पॉट्स नहीं कह रही ना, रेड हो जाता है पूरा। तो ये रेड, ये वो रेड, पे प्रेशर सिम्टम्स होंगे, जिस तरह से वो सोती है कि कुछ लोग चारपाइयों पे सोते हैं तो नींद भी पड़ जाते हैं। वो जिस पोस्चर में सो रहे हैं, जिन हार्ड सरफेस पे सो रहे हैं या डिपेंडेंट एरियाज पे सो रहे हैं, तो वो आपके सुन भी लोग बहुत कहते हैं कुछ नहीं होता, सिर्फ वो प्रेशर की वजह से उनका हाथ या वो कंधा सुन हो रहा होता है। लेकिन जो फेशियल हेयर है, डॉक्टर के पास जरूर जाएं ताकि डॉक्टर एग्जामिन करे। ये चीज एग्जामिनेशन के बगैर बगैर नहीं हो सकती। फेशियल हेयर इस वक्त देखें इजी ब्रूजिंग, विटामिन के डेफिशिएंसी भी हो सकती है। इजी ब्रूजिंग अगर कह रहे हैं तो इजी ब्रूजिंग है या रेड है या स्पॉटिंग है, जैसे अगर क्या स्पॉटिंग है? कह रही पटीकी है तो फिर इनको प्लेटलेट्स वगैरह ये सारे टेस्ट करवाना तमाम चीजें करानी और पड़ेंगी। लेकिन बोन पेन कह रही है तो मोस्ट प्रोबेबली लगी रहा है कि इनका यूरिक एसिड का भी इशू हो सकता है, 22 इयर्स की, और रूमेटाइड का भी हो सकता है अगर फैमिली में रूमेटाइड वो है। पीसीओएस की तरफ जाएगा। जो फेशियल हेयर है उसके टेस्ट होंगे बाकायदा, इनके पीरियड्स वगैरह देखने पड़ेंगे, वजन देखना पड़ेगा। आजकल बच्चियों में कॉमन है, तो बच्चियों में जैसे कि वजन की ज्यादती बहुत कॉमन है। अब ये फेशियल हेयर बता रही हैं तो उनका देखना पड़ेगा कि उनके पीरियड्स की रेगुलरिटी तो नहीं है, डाइट चेक करनी पड़ेगी। और अगर इस बच्ची का वजन ज़्यादा है तो डाइट देख के और उसको फिर डाइट प्लान दिया जाएगा, ठीक है। और दूसरी बात यह कि इसकी इवैल्यूएशन होगी, पूरी खुराक उसकी पता करनी पड़ेगी, माहवारी चेक करनी पड़ेगी, फिर उसके हिसाब से अगर उसके कोई ऐसा मसला है तो फिर उसके हिसाब से दवा देनी पड़ेगी उसको रूल आउट करने और के लिए। ओवरीज का अल्ट्रासाउंड जो है वो हो जाएगा। और भी सिम्टम्स चेक करने पड़ेंगे कि फैमिली में भी मोटापा है कि नहीं, डायबिटीज है कि नहीं, फास्टिंग सीरम, इंसुलिन, TSH, हाँ 2-3 चीज़ें चेक करनी पड़ेंगी क्योंकि फेशियल हेयर पर आगे चल के प्रॉब्लम्स ला सकता है। सही, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं जनाब, ब्रेक के बाद हाजिर होते कहीं मजा आएगा। जी जनाब, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।